हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो हम पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो समाज के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़े थे और आज समाज के ही टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे जो हमने 3 प्रकार पढ़ा था और 3 प्रकार बाकी रह गया था उनके बारे में। साथ ही देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, चाहे लिखने में, चाहे बोलने में, चाहे समझाने में आपको, तो मुझे इसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही सीखती हूँ और आप जैसे लोगों को सिखाती हूँ। ठीक है, जिससे मेरा बस एक पर्पस है कि जो भी चीज़, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज है, कोई चीज़ थोड़ा अच्छा आता है, तो उसे दूसरे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए और बताना चाहिए, और साथ ही साथ दूसरों को भी अपने से जोड़ना चाहिए। द्वंद्व समास के बारे में सबसे पहले सीखते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? जिसमें दोनों शब्द समान महत्व रखते हो, यानी ऐसा शब्द हो जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो। ऐसा नहीं कि पहले का हो दूसरे का ना हो, या पहले बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे का महत्व ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसमें दोनों पद समान है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास और द्विगु समास में किसी में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। ठीक, कि द्वंद्व समास क्या होता है और द्विगु समास क्या होता है। द्विगु समास के बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में कंप्लीट किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही इस क्लास में द्वंद्व समास के बारे में अच्छे से सीख के दोनों को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, इसमें डाउट होता है। उनको लगता है द्वंद्व समास और द्विगु समास दोनों सेम ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द्विगु समास में क्या होता है, ज़्यादातर संख्या की बात की जाती है। जिसमें संख्या अप्लाई होता है उसे हम द्विगु कहते हैं, और जिसमें ऐसी चीज़ें अप्लाई हो जो दोनों में महत्व रखे। ठीक, कैसे इसको पहचान कर सकते हैं उसके बारे में समझना है। अगर कोई भी शब्द दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब हमें उसको अलग करने की बारी आए तो उसमें और लगा के अलग किया जा सके, और के बिना ये अक्षर अलग नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। ठीक, जैसे फॉर द एग्जाम्पल से लोगों को अच्छा समझ में आता है, और एग्जाम्पल से ही एग्जाम में भी आता है। तो हमें एग्जाम्पल को अच्छी तरह सीखना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक, जैसे मान लीजिए माता पिता। ठीक है, माता पिता हो गया, दूध दही हो गया, दूध दही, नर नारी, रानी राजा, या राजा रानी कह लीजिए आप। तो ये सारा क्या है? ये सारा कुछ द्वंद्व समास के उदाहरण है। देखिए, इसके साथ साथ और तो हमें पता चल गया कि और बीच में दोनों को अलग करते समय और आना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या आना चाहिए? उसके अलावा ये चिन्ह देख रहे हैं आप, ये चिन्ह जो माइनस की तरह होता है। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह जो है वो इन सारे अक्षर में लगे हुए होना चाहिए। ठीक है, एक पहचान के लिए मैं बात कर रही हूँ। सब में लगा रहेगा नहीं लगा रहेगा वो उस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि ऐसे करके साइन बना हुआ है, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण क्या होते हैं? द्वंद्व समास के होते हैं। तो आई थिंक आपको द्वंद्व समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास की पहचान। ठीक, द्वंद्व समास की पहचान और साइन। ओके, चलिए अब दूसरे समास के बारे में सीखते हैं। उदाहरण के रूप में राजपुत्र, राजपुत्र। अब देखिए, राजपुत्र को हमने लिख दिया। अब ये उदाहरण तत्पुरुष समास का है या नहीं, इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। अलग करेंगे तो हमें जिस शब्द का यूज करना पड़ेगा वो इसमें से है, यानी कि ये सारे शब्द आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। क्या होता है? राजा का पुत्र। तो का शब्द आया, यानी का शब्द से जुड़ा ये, तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। उसी तरह बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। देवालय, शिवालय, विद्यालय,
देवालय हो गया, शिवालय हो गया, विद्यालय हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें क्या होता है, ये सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। यानी कि कोई भी समास रहे उसको आप तोड़ के अलग कीजिएगा। जब आप अलग करेंगे तो उसकी पहचान खुद ब खुद हो जाएगी कि वो किस समास का है। इन शॉर्ट में बता दें वो किस घर का है। ठीक है, समास में मान लीजिए कि 6 घर हैं, तो 6 घर में से किस घर का सदस्य है वो पहचान करने के लिए हम पहचान का एक नियम लाए हैं, और उससे आपको आसान। चलिए छठे समास के बारे में समझते हैं कि बहुव्रीहि समास कैसा समास होता है। तो बहुव्रीहियों को समझने के लिए बहुत ही आसान नियम है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बहुव्रीहि समास जो है वो सबको बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि ये समास ही ऐसा है कि समझ ही नहीं आता कि इसमें कौन सा समास लगेगा। ठीक है, इसके उदाहरण भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो हमें समझ में कम आते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें अलग करने के जैसे नियम नहीं रहते हैं, इसको हमें समझना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसको समझने का शॉर्ट ट्रिक है कि जब कुछ ना समझ में आए तब बहुव्रीहि समास है। जैसे पहले पढ़ते हैं, किसी तीसरे के बारे में बताए। ऐसा समास जो किसी तीसरे के बारे में ही बताए, यानी लिखा कुछ है उसका अर्थ कुछ और निकले। क्या समझे आप, लिखा कुछ है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकले, उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि को समास को पहचानने के लिए एक आसान सा नियम है, इसका पहचान है जिसका, जिसमें, जिसके। अब ये सारे शब्द तो हमें लिखे नहीं मिलेंगे, ये सारे शब्द उदाहरण में तो नहीं है, लेकिन जब उदाहरण को अलग करेंगे तो इन सारे शब्दों के द्वारा अलग किया जाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। जैसे पीताम्बर, पीला हो अंबर जिसका, पीला हो अंबर जिसका। अब किसके लिए ये संबोधित होता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पीला हो अंबर जिसका उसे क्या बोलते हैं। ठीक, दशानन, 10 हो आनंद जिसका, 10 हो आनंद जिसका गर्दन। ठीक है, तो 10 किसके आनंद होते हैं, 10 रावण के आनंद होते हैं, उसको हम दशानन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से यानी कि किसी का भी अर्थ अलग निकले, यानी शब्द कुछ अलग लिखा हुआ है लेकिन उसका अर्थ कुछ अलग निकले, उसे हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास। आगे किस क्लास को पढ़ना है, व्याकरण के किस चैप्टर को पढ़ना है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो उसी हिसाब से क्लास लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।